Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we shall discuss NTA JEE Main Test number 89 chemistry paper. Let's see how the test paper was and how much can be considered a good score in this test paper. Let's begin with the first question. Chlorine carbon chlorine angle in 1122 tetrachloroethene and tetrachloromethane respectively. So here we have to know about the geometry of the molecule and the number of electron clouds surrounding the atoms. 1122 tetrachloroethene is like this. इसमें दोनों कार्बन्स sp2 हाइब्रिड हैं और sp2 हाइब्रिड कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगी और बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के करीब होंगे. टेट्राक्लोरोमीथेन में there are 4 electron domains around the carbon atom and the carbon atom is sp3 hybrid. In such a situation, the bond angle around carbon atom would be approximately 109.5 degrees, right? So the bond angles are 120 degree and 109.5 degrees in the two cases, which we can see in option B. First question का आंसर B. ठीक है, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंगल हमें जज करना था. Coming to the second question, an ideal gas initially at temperature T and volume V. Volume increases by delta V. Increase in temperature delta T, pressure remains constant. We have to find something about the quantity defined as delta, which is delta V upon V delta T, how it varies with temperature. So let's see. According to ideal gas equation, PV is nRT. So V can be written as nR by P times T. दोनों तरफ डेल्टा लें तो लिख सकते हैं nR by P डेल्टा T. ठीक है, और यहाँ से अपन को डेल्टा वी बाय डेल्टा टी की वैल्यू मिल रही है एन आर बाय पी. अब हमें फाइंड करना है ये क्वांटिटी डेल्टा विच इज़ डिफाइंड एज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी अपॉन वी. डेल्टा वी बाय डेल्टा टी तो एन आर बाय पी है और वी होता है एन आर टी बाय पी. तो एन आर बाय पी कैंसिल हो रहा है और डेल्टा इफेक्टिवली 1 बाय टी आ रहा है. अब हमें डेल्टा वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करना है विच इज़ एसेंशियली 1 बाय टी वर्सेस टी. तो यहाँ पर साफ दिखाई देगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो 1 बाय टी कम होगा एंड वाइस वर्सा. एक हाइपरबोलिक ग्राफ होगा. ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ नहीं होगा. अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें ये ग्राफ थर्ड ऑप्शन में नज़र आएगा. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी के फोटॉन्स striking a surface of metal A. Photoelectrons are ejected with maximum kinetic energy dA, de Broglie wavelength lambda A. Similarly, when photoelectrons are emitted by a metal surface B with the help of photons of energy 4.2 electron volts, there's a relation given between TB and TA, right? TB is the maximum kinetic energy corresponding to metal B. And de Broglie wavelength lambda b by lambda a is 2. Which of the options is not correct? This is what we have to identify. de Broglie wavelength का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में h अपॉन अंडर रूट 2mk. इसका मतलब जो de Broglie wavelength है वो स्क्वायर रूट ऑफ k के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब अगर यहाँ पे मैं लैम्डा b बाय लैम्डा a लिखूँ जो कि 2 है तो इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करते हुए TA by TB is 2 or TA by TB, square root of TA by TB is 2. So TA by TB becomes 4. And we also know that TB is TA minus 1.5 electron volts. इस फैक्ट का अगर हम यूज़ करें तो हम देखेंगे कि 3TA 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रहा है. यहाँ से TA की वैल्यू हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और TB जो है वो इसमें से 1.5 सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो ये TA और TB की वैल्यूज़ हो गई. क्लियरली ऑप्शंस में देख सकते हैं TA की वैल्यू तो मैच कर रही है, TB की वैल्यू मैच नहीं कर रही है. तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करना है वो है D. वैसे आप वर्क फंक्शन फाइंड करके भी देख सकते हैं. वर्क फंक्शन फाई होता है फोटॉन की एनर्जी माइनस k मैक्स. तो फर्स्ट वाले केस में फोटॉन की एनर्जी अगर आप जाकर देखें तो 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, उसमें से k मैक्स सब्ट्रैक्ट करें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स
तो ये आता है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये तो है वर्क फंक्शन फॉर मेटल ए। सिमिलरली वर्क फंक्शन फॉर मेटल बी, वहाँ पर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटॉन्स गिराए गए और के मैक्स रहा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एज वी हैव कैलकुलेटेड। तो फाई भी आ रहा है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये हैं वर्क फंक्शंस दो गिवन मेटल सरफेसेस के। आप देखेंगे ऑप्शंस में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है डी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, रेड कलर मिक्स्ड ऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ concentrated HNO3 gave a compound Y. Y with HCl produces a chloride Z, which is insoluble in cold water but soluble in hot water. Z can also be formed by treating X with concentrated HCl directly. तो हमको कंपाउंड्स X, Y एंड Z आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो है कि कंपाउंड मिक्स्ड ऑक्साइड होना चाहिए। अब अगर अपन देखें तो चारों के चारों कंपाउंड से मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं, दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है रेड कलर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर अपन को कलर का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। तो Pb3O4 एक रेड कलर्ड ऑक्साइड है जो कि PbO और PbO2 का मिक्सचर है 2:1 मोल रेशियो में, ठीक है ना। इसकी जब रिएक्शन कराते हैं HNO3 से तो एक तरह की एसिड बेस रिएक्शन होती है। PbO2 तो अलग हो जाता है, साथ ही साथ बनता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल है, PbO2 वाटर इनसोल्यूबल है, साथ साथ बनता है वाटर। तो PbO और HNO3 में एक एसिड बेस रिएक्शन हुई है, आप देख सकते हैं सॉल्ट बना है और वाटर बना है। अब ये जो PbNO3 है इसको अगर अपन HCl से रिएक्ट कराएं तो फिर से एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, PbCl2 बनेगा जो कि नॉर्मल टेम्परेचर्स पे वाटर में स्लाइटली सॉल्यूबल है या स्पैरिंगली सॉल्यूबल है, ठीक है। और साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट में HNO3 भी बनेगा। HNO3 तो वाटर में सॉल्यूबल है। अब ये जो PbCl2 है इसके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है। तो जिन कंपाउंड्स की यहाँ पर बात की जा रही थी वो कंपाउंड्स X, Y और Z ये हैं, Pb3O4, देन लेड नाइट्रेट which is Y, and then PbCl2 which is Z, which is slightly soluble in water. ये वाली बात भी काफ़ी यूज़फुल है कि Z जो है वो वाटर में कम सोल्यूबल है। Z PbCl2 की Pb3O4 की डायरेक्ट रिएक्शन से भी बन सकता था। अगर HCl के साथ अपन Pb3O4 को डायरेक्टली रिएक्ट कराते तो भी PbCl2 बनता, साथ साथ PbO2 अलग हो जाता और वाटर भी बनता, एक एसिड बेस रिएक्शन भी होती। ये बात भी क्वेश्चन में मैंशन है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। हालांकि इसमें लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला सही नहीं दिया हुआ है, फॉर्मूला होगा PbNO3 होल ट्वाइस। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पहले जिंक और DCl के साथ रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने के काम आती है। जिंक और HCl के साथ अगर आप रिएक्ट कराएं तो ये RH में कन्वर्ट हो जाता है, साथ साथ ZnCl2 बनता है। कुछ ऐसे ही फर्स्ट वाले रिएक्शन में क्लोरीन की जगह ड्यूटेरियम लग जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि D जो है वो ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप। तो ये है A। फिर जब अपन NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को जब अपन CaO और NaOH के साथ हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब यहाँ पर अपन ने NaOD लिया है CaO के साथ, मतलब ड्यूटेरियम लिया है। हीटिंग भी कर ही रहे होंगे, हालांकि ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। ऐसा करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा एंड वी विल गेट CH2D2, एक कार्बन का एल्केन, मीथेन मिलेगा बेसिकली, लेकिन उसमें दो हैवी आइसोटोप्स भी प्रेजेंट हैं। तो अगर अपन ऑप्शंस देखें तो थर्ड ऑप्शन क्लियरली आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्कीन है और उसको H+ के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। इस रिएक्शन में बेसिकली एल्कीन का रीअरेंजमेंट होगा। पहले तो डबल बॉन्ड इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा करने पर एक कार्बोकेटायन बनेगा। पहली बार में जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है।
बट क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए। 5 मेंबर्ड रिंग के कंपैरिजन में 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। तो रिंग एक्सपेंशन के बाद ये कार्बोकेटायन आपको मिलेगा, और ये कार्बोकेटायन भी फर्दर रीअरेंज करेगा मिथेनाइट शिफ्टिंग के ज़रिए। ये मिथेनाइट ग्रुप जब शिफ्ट करेगा तो हमें इवन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा, जो कि एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है विद अ मोर स्टेबल रिंग। तो फाइनल कार्बोकेटायन ये है, और फिर यहाँ से H+ का लॉस होगा, उसके लिए आप हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर लिख कर देख सकते हैं। और फाइनली ये एल्कीन हमें मिलेगा, जो कि एक ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम ऑप्शंस में जाकर देखें तो 4th ऑप्शन क्लियरली आंसर है। ठीक है, 6th क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, an inorganic compound made of the two most occurring elements in Earth's crust and is used in building construction, when made to react with carbon forms a poisonous gas B, which is a diatomic molecule। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट हिंट ये है कि B जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो A में CO2 जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो डेफिनेटली A को अपन को रूल आउट करना पड़ेगा, D को भी रूल आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कार्बन के साथ रिएक्शन करने पर N2 नहीं बन सकता, तो C को भी रूल आउट करना पड़ेगा। तो क्लियरली B ऑप्शन आंसर होना चाहिए। अर्थ क्रस्ट के सबसे अबंडेंट एलिमेंट है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, उसी से सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 बनता है। उसकी कार्बन से रिएक्शन जब कराते हैं तो बनेगा सिलिकॉन कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज व्हाट यू विल ऑब्टेन, सॉरी, सिलिकॉन प्लस कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से होगी तो सिलिकॉन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस। दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, तो सेकंड ऑप्शन क्लियरली आंसर है। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, P0 and PS are the vapor pressures of the solvent and the solution respectively। solute के बारे में कुछ नहीं बताया। N1 and N2 are the mole fractions of the solvent and solute respectively। तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा? तो यहाँ पर अपन को डेफिनेटली अज्यूम करना पड़ेगा कि सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है। अज्यूम सॉल्यूट टू बी नॉन वोलेटाइल। ठीक है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो P0 वैल्यू फॉर सॉल्यूट इज़ 0, क्योंकि क्वेश्चन अपन को दी नहीं है तो अपन को माननी भी पड़ेगी कि वो 0 है। उसके बाद अगर अपन राउल्ट्स लॉ अप्लाई करें तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के लिए P0 सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, P0 सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये वाला टर्म 0 है। ठीक है, तो PS हो जाएगा P0 टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ N1। तो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द ईजियर क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट पेपर। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। HNO2 के साथ रिएक्शन है, इसमें आपको दिखाई देना चाहिए कि जो NH2 ग्रुप है ये HNO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोकेटायन बनाता है और फाइनली अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है यूजुअली। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरमीडिएट के तौर पर कार्बोकेटायन बनता है, ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। अब इस कार्बोकेटायन को रीअरेंज करने के बारे में सोचना चाहिए कि अगर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है तो रीअरेंज कर लें। अगर हम यहाँ से शिफ्टिंग करें तो एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्टिंग करें तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, जो कि ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज हो पाएगा। तो हमें मिथेनाइट ग्रुप की शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करनी चाहिए। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, विसिनल हाइड्राइड शिफ्ट अगर हम करेंगे तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो एक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, क्योंकि वो
ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू स्टेबलाइज हो पाएगा। और जब ऐसा होगा तो इसका ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लिख पाएंगे। और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यही ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें कार्बन की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो पा रही है। और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम डीप्रोटोनेशन करवा दें तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर हम ऑप्शंस जाकर देखें तो क्वाइट क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, कंपाउंड्स A and B treated with dilute HCl separately, gases Y and Z are liberated. Y turns dichromate paper green while Z turns lead acetate paper black. तो ये चीज़ें अपन को हिंट दे रही हैं कि Y जब रिएक्ट करता है तो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और जब Z रिएक्ट कर रहा है तो एक ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बन रहा है। तो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड जो लेड एसिटेट के साथ बन सकता है वो PbS है। PbS एक ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है। इसका मतलब जो Z है वो H2S गैस होना चाहिए। इस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमें समझ में आएगा कि कंपाउंड्स होने चाहिए सोडियम सल्फाइड एंड Na2S, क्योंकि पहले स्टेप में अपन एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं। Na2SO3 बेसिक है नेचर में, और अगर वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा NaCl, वाटर बनेगा, एट द सेम टाइम एक गैस लिबरेट होगी सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी ये डाइक्रोमेट आयंस के साथ रिएक्ट कर सकती है। एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, सल्फेट आयंस बनते हैं और Cr3+ आयंस बनते हैं एसिडिक मीडियम में। और ये जो Cr3+ आयंस हैं इन्हीं के कारण ग्रीन कलर इम्पार्ट होता है सॉल्यूशन को। तो जो गैस Y है वो SO2 है, और जो दूसरा कंपाउंड है जिसकी बात हो रही है उससे अपन को H2S गैस मिलनी चाहिए। वो श्योरली Na2S होगा। Na2S और HCl की रिएक्शन भी एक एसिड बेस्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन में फिर से NaCl बनेगा सॉल्ट, और एक गैस लिबरेट होगी H2S गैस। ये H2S गैस Z है। इसकी जब रिएक्शन अपन कराएंगे लेड एसिटेट के साथ PbCH3CO होल ट्वाइस के साथ, तो CH3COH एसिटिक एसिड बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और PbS बनेगा जो कि एक वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, ब्लैक कलर्ड प्रेसिपिटेट देने वाला है। ठीक है, तो A और B जो है वो सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड हैं रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस देखकर भी चीज़ों को जज करना पड़ेगा। 10th क्वेश्चन का आंसर B। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, इक्वल अमाउंट ऑफ एन एल्काइल हैलाइड सेम अमाउंट में लिया, टेम्परेचर सेम रखा, इक्वल वॉल्यूम लिए 0.2 मोलर एंड 0.4 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH के इन 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स, 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट में। टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन ऑफ 50% ऑफ C4H9Cl वॉज फाउंड टू बी द सेम। अगर टाइम सेम रहा इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन द सेम, ऐसा कह सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन सेम रही, KOH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से चेंज नहीं हुई, इसका मतलब रेट जो है वो KOH की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। और अगर रेट न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती। SN2 रिएक्शन तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है, उसका ऑर्डर 2 होता है। डेफिनेटली ये SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 रिएक्शन के लिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल। डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स जो इस फॉर्मूला के बन सकते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सूटेबल है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए C। NTA के आंसर की में आंसर B दिया हुआ है जो कि गलत आंसर है। 11th क्वेश्चन का आंसर होगा C। कमिंग टू द 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस मीडियम में। ये एक एल्डोल रिएक्शन है। इस एल्डोल रिएक्शन में सबसे पहले
ये जो एल्डिहाइड है इसका अल्फा हाइड्रोजन OH माइनस की मदद से एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद बनेगा इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। फिर ये जो इनोलेट आयन है ये सेल्फ एल्डोल रिएक्शन करेगा और इस इनोलेट आयन के थ्रू एक दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक होगा। जब ऐसा होगा तो फाइनली अपन को एल्डोल मिलेगा। एल्डोल which will look something like this, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम ऑप्शंस देखने जाएं और स्ट्रक्चर्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें, अच्छा ये बात भी देखें कि OH जहाँ लगा हुआ है उसके बाद भी एक कार्बन आ रहा है। सारे ऑप्शंस अगर आप केयरफुली देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन प्रोडक्ट ही सही है, ठीक है ना, क्योंकि OH और रिंग के बीच में एक कार्बन और है जो कि बाकी केसेस में आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। कमिंग टू 13th क्वेश्चन, अपन को E0 वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन पढ़ के हमें जज कर लेना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर अपन को एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दी रखी है। तो अपन E ऑक्सीडेशन फाइंड करेंगे। E0 ऑक्सीडेशन हमें दे रखा है, अपन अप्लाई करेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन 2.303 RT अपॉन NF log Q। E0 तो है 1.30, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अज्यूम किया जाएगा और ऐसी सिचुएशन में बाहर वाली वैल्यू लगभग 0.06 होती है। N फैक्टर रिएक्शन के लिए 2 है। लॉग के अंदर अपन सिर्फ H+ कॉन्सेंट्रेशन पर फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी आगे बढ़ के बन जाएगी 1.30 + 0.06 टाइम्स pH, आप देख सकते हैं। और pH की वैल्यू 2 है, pH की वैल्यू 2 अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ तो E ऑक्सीडेशन की वैल्यू आ रही है 1.42 वोल्ट्स। थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। बाकी सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये हमको नहीं दिया हुआ है और इसके बारे में हमें चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अगर गिवन नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट। द नेट वर्क डन थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द साइकिल फॉर एन आइडियल गैस। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो जो वर्क डन है वो एरिया एनक्लोज्ड के बराबर होगा, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज हुआ है तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है, तो अपन नेगेटिव लेंगे इस एरिया का। और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। आप देख सकते हैं बेस 2v है, हाइट 3p है, तो 2v इंटू 3p, फाइनली इट बिकम्स -3pv, विच इज़ थर्ड ऑप्शन। 14th का आंसर C। A solid AB has NaCl type structure with edge length 580.4 picometer। कैटायन का रेडियस दे रखा है, एनायन का रेडियस बताना है। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है और जो एनायन है वो FCC लैटिस पॉइंट्स पर है। और ऐसी सिचुएशन में कैटायन और एनायन का जो कांटेक्ट है A+ and B- are in contact along the edge of the unit cell, edge of the unit cell के along contact में है। एज लेंथ A होती है, कॉर्नर पर B-, सेंटर पर A+, एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, आपको पता होना चाहिए। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन है, ये B-, ये A+, ये B-, ये टोटल लेंथ A, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 टाइम्स रेडियस ऑफ A+ प्लस रेडियस ऑफ B-, वो एज लेंथ के बराबर है, विच इज़ 580.4 पिकोमीटर एज गिवन इन द क्वेश्चन।
यहाँ से फिर अपन रेडियस ऑफ ए सब्सटीट्यूट करें 100, तो रेडियस ऑफ बी माइनस हमको मिल जाएगा। रेडियस ऑफ बी माइनस विल कम आउट टू बी 190.2 पिकोमीटर्स। ऑप्शंस देखें, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 15th का आंसर ए। कमिंग टू 16th क्वेश्चन, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं? तो ये MA3B3 टाइप का कंपाउंड है और इसके दो आइसोमर्स बन पाएंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक को बोलते हैं फेशियल, एक को बोलते हैं मेरिडियोनल। फेशियल आइसोमर में जो सेम टाइप के लिगैंड हैं वो एक फेस पर होंगे, एक ट्रायंगुलर फेस पर आएंगे, जिस तरह से यहाँ पर आ रहा है, इसको फैक फॉर्म भी बोलते हैं। और एक होता है मेरिडियोनल, जिसमें एक टाइप के लिगैंड इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाते हैं, एक ही प्लेन पर आ जाते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो ये मेरिडियोनल आइसोमर है। यही दो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे। 16th का आंसर सी। कमिंग टू 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में भी एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखा है। पहले अपन ने KOH के साथ रिएक्ट कराया, फिर हाइड्रोलिसिस करी। ऐसा करने पर ये जो एस्टर्स हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। फिर PCl5 से रिएक्ट कराया तो ये COCl बन जाएगा। फिर LiAlH4 से रिएक्ट कराया तो कार्बोनिल क्लोराइड्स रिड्यूस हो जाएंगे और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनली विल गेट 3 CH2OH ग्रुप्स ऑन द 3 कार्बन्स ऑफ द रिंग। उसके बाद अपन एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हैं H+ डेल्टा, तो इसमें होगा ये कि अल्कोहल जो है वो कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एक जगह रिएक्शन करा के देखते हैं। कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होने के बाद फिर होगा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन के बाद एक 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ठीक है। उसके एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 CH2OH ग्रुप्स अभी भी रिंग के बाहर हैं। हीटिंग की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन का लॉस होगा और एक एल्कीन बनेगा। और यही प्रोसेस 2 more times रिंग एक्सपेंशन होगा और लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। और इस तरह से फिर आप देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे और ये कंपाउंड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 17th का आंसर बी। कमिंग टू 18th क्वेश्चन, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इसके बारे में पता ना हो तो ये क्वेश्चन छोड़ दें। ऐसा ना सोचें कि यू क्लोरीन में EU आ रहा है तो ये क्लोराइड ऑफ यूरोपियम होगा। डोंट फॉल फॉर दिस ऑप्शन, ये सही नहीं है। यू क्लोरीन जो है एक ग्रीनिश कलर की गैस होती है, ग्रीनिश येलो गैस, जो कि ClO2 एंड क्लोरीन का मिक्सचर होती है। ये फैक्ट अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें। क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन का मिक्सचर है। 18th का आंसर डी। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया है, इसका आंसर डी है। कमिंग टू द 19th क्वेश्चन, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। ये रिएक्शन ऑब्वियसली एक्वस मीडियम में हो रही है, तो पहले तो इस अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होने के बाद वाटर का लॉस हो जाएगा और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वैसे तो 3 डिग्री अल्कोहल था और 3 डिग्री अल्कोहल का क्रोमिक एसिड से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब कार्बोकेटायन बना और वो रीअरेंज करा और फिर इस कार्बोकेटायन पर वाटर का अटैक करा दिए, क्योंकि वाटर तो मीडियम में है ही, तो फाइनली अपन को ये अल्कोहल मिलता है जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है। और फिर इस 2 डिग्री अल्कोहल को ये H2CrO4 ऑक्सीडाइज कर देगा।
ठीक है ना। इस तरह से फिर अपन को ये कीटोन बने मिलेगा जो कि रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है, रीअरेंजमेंट के बाद मिलने वाला प्रोडक्ट है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो क्वाइट क्लियरली सेकंड ऑप्शन आंसर है। ठीक है, 19th का आंसर भी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सही आंसर को जज करना एग्ज़ाम टाइम में इतना आसान नहीं रहेगा। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड की सिलिका के साथ क्या रिएक्शन होती है? अगेन हमको पता होगा तभी हम कर पाएंगे। XeF6 और SiO2 की रिएक्शन, इससे बनता है XeOF4 एंड SiF4। ये पता होगा तभी हम मार्क कर पाएंगे। 20th का आंसर डी। 21st क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 380 डिग्री सेल्सियस पर हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 360 मिनट्स। Activation energy is given. Calculate the time and minutes required for 75% decomposition at 450 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज होता है, और यहाँ पर फिर अपन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। log K2 बाई K1 इक्वल्स EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ठीक है ना। T1 380 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 273 ऐड करने पर बन जाएगा। 273 अगर इसमें अपन ऐड करें तो ये बन जाएगा 653 केल्विन, और 450 में 273 केल्विन ऐड करें तो ये बन जाएगा 723 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में सब्सटीट्यूट करना है। एक्टिवेशन एनर्जी 200 किलो जूल्स पर मोल, 2.303 R की वैल्यू आती है 19.15। लोअर टेम्परेचर 653, हायर टेम्परेचर 723। ये सारी क्वांटिटीज़ अगर अपन इवेल्यूएट करें 200 इंटू 10⁻³ ऊपर आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज की चेंज किया है तो ऊपर 70 आ जाएगा, नीचे 19.15 इंटू 653 इंटू 723। दिस इज़ द कैलकुलेशन वी हैव टू परफॉर्म। दैट मेक्स दिस क्वेश्चन अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, और ये कैलकुलेशन करने पर वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.55 आती है, जिसको अपन लिख सकते हैं 1 + 0.55। अब आपको पता होना चाहिए कि log 3 जो है वो 0.48 होता है और log 4 0.6 होता है। तो 0.55 किसका log होगा? थोड़ा सा अंदाज़ा अगर अपन लगाएं तो ये 3.6 लगता है अपन को। ठीक है ना। 1 को लिख सकते हैं log 10 और 0.55 को मैं लिख दूंगा log 3.6। दोनों को कंबाइन कर लें तो ये बन जाता है log 36। तो log K2 बाय K1 इज़ log 36। इसका मतलब K2 बाय K1 इज़ 36। और अब आपको पता होगा कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ln2 बाय K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो या किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, हाफ लाइफ K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं K2 बाय K1 को T½ at T1 upon T½ at T2 is 36। ठीक है ना। और अपन को T½ at T2 फाइंड करना है। T2 इज़ हायर टेम्परेचर। T½ at T1 अगर आप क्वेश्चन देखें तो 360 मिनट्स है। 360 को 36 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आती है 10 मिनट्स। अब अपन को 75% कंप्लीशन का टाइम फाइंड करना है। A0 से A0/2 जाने पर तो हाफ लाइफ आती है, 50% कंप्लीशन होता है। उसका भी हाफ हो जाने पर 75% कंप्लीशन होता है। तो यहाँ 50% कंप्लीशन हुआ और यहाँ तक 70% कंप्लीशन हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सारी सक्सेसिव हाफ लाइफ्स इक्वल होती हैं। तो 75% कंप्लीशन का टाइम जो है वो 20 मिनट्स होगा टू द नियरेस्ट होल नंबर। हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा अजम्पशंस, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस इन्वॉल्व हैं, but still we have to round off the answer to the nearest whole number, and that nearest whole number would be 20. Coming to the 22nd question, aqueous solution of metal bromide saturated with H2S, what is the minimum pH at which MS will precipitate? MS का precipitation कराना है। For the MS to precipitate, जो QSP है वो KSP के बराबर होना चाहिए। For MS to
precipitate M2 plus into sulfide ions, concentration should be greater than Ksp. In the limiting case में इसके बराबर मान सकते हैं, और सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपन को क्या मिल जाएगी, Ksp की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻21, तो और M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, यहाँ से आपको मिलेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻19 मोलर, ये सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करके हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। H2S 2 स्टेप्स में डिसोसिएट करता है। पहले स्टेप में HS माइनस बनता है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है। दूसरे स्टेप में HS माइनस फर्दर डिसोसिएट करता है और S2 माइनस बनाता है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है। पर हमें H2S की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो हम इस HS माइनस को पिक्चर से हटाना चाहेंगे। HS माइनस को सीन से हटाने के लिए हमें ये दोनों रिएक्शंस ऐड कर देनी चाहिए। ऐड करने पर हमें मिला 2H प्लस S2 माइनस। अब S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है और H2S की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है, यहाँ से हम H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा, रिएक्शंस को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, K1 इंटू K2। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻19 है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी, और H2S की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। K1 और K2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 1.3 इंटू 10⁻⁻20। यहाँ से अगर अपन आगे बढ़ें तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर 13/12 इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है। अगर इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट करके लिखें तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलर आ रही है और pH की वैल्यू 1। क्योंकि हमें आंसर नियरेस्ट होल नंबर में रिपोर्ट करना था, इसीलिए हमने थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन करी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, pH वैल्यू 1 होगी, जिस पर MS का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। 23rd क्वेश्चन, एक चेन ग्रोथ पॉलीमर हमारे सामने शो किया गया है। जितना शो किया गया है उसके अंदर कितने डायफ्लोरोईथीन मोनोमर यूनिट्स हैं। डायफ्लोरोईथीन का मतलब CF2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। CF2 डबल बॉन्ड CH2 का जब पॉलीमराइजेशन होगा तो CF2 CH2 इस तरह से रिपीटिंग यूनिट्स आएंगे। अगर आप देखें तो CF2 CH2 का एक रिपीटिंग यूनिट ये है, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये। तो गिवन डायग्राम में हमारे पास 4 मोनोमर यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं। 23rd क्वेश्चन का आंसर होगा 4। कमिंग टू 24th क्वेश्चन, अगेन अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इक्वेनल एक ड्रग है, ठीक है ना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के काम आती है। जब तक अपन को इसका स्ट्रक्चर पता ना हो तब तक ये क्वेश्चन अपन को ट्राई नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस तुक्केबाजी में सही नहीं हो पाएंगे। इक्वेनल का स्ट्रक्चर है NH2COO CH2 C CH3 CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर है और अगर आप इसमें काउंट करें तो इसमें टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। केयरफुली काउंट करें, जल्दबाजी में गलती ना हो। 24th क्वेश्चन का आंसर 4। 25th question, find out the percentage of oxalate ion in a given sample of oxalate salt of which 0.3 gram is present in 100 ml of solution, required 90 ml of N/20 KMnO4 solution for complete oxidation। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सलेट आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। मीडियम के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो अपन एसिडिक मीडियम अज्यूम कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और ऐसा होने पर परमैंगनेट तो Mn2+ में बदल जाएगा और ऑक्सलेट CO2 में बदल जाएगा। अब अगर मैं गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूं और रिएक्शन को बैलेंस करने जाऊं तो परमैंगनेट के फ्रंट में
2 आ जाएगा, ऑक्सीलेट के फ्रंट में 5 आ जाएगा, CO2 के फ्रंट में 10 आ जाएगा। इससे ज़्यादा बैलेंसिंग इस स्टेज पर रिक्वायर्ड नहीं है, हमें बस परमैंगनेट और ऑक्सीलेट के कोफिशिएंट सही सही फाइंड करने थे जो अपन ने कर लिए। इसके अलावा मैं नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में भी बदल लेता हूँ, जिसमें अपन वर्क करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। नॉर्मेलिटी होती है एक्स फैक्टर टाइम्स मोलैरिटी, और एक्स फैक्टर का मतलब होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज़ कर रहा है। तो एक परमैंगनेट आयन 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो इसके लिए एक्स फैक्टर 5 है। यहाँ से अपन को मोलैरिटी मिल रही है, कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है परमैंगनेट आयंस की, जो कि 1/100 आ रही है, 1/100 मोलर या 0.01 मोलर। यहाँ से फिर मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट आयंस फाइंड कर सकता हूँ। रिएक्शन को देखकर हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट आयंस डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स मोल्स ऑफ परमैंगनेट आयंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, मोल्स ऑफ परमैंगनेट आयंस मिलेंगे मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। आप देखेंगे परमैंगनेट आयन सॉल्यूशन का वॉल्यूम 90 है। अगर आप वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो आपको वॉल्यूम मिली मोल्स भी मिली मोल्स में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन ऑक्सीलेट आयंस के मोल्स इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलिए करें। तो आप देखेंगे ये क्वांटिटी 9/20 है। 9/20 राइट हैंड साइड में, उसमें 5 मल्टीप्लाई करने पर मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट आयन मिल रहे हैं, ये मिली मोल्स मिल रहे हैं। इनको अब मैं मास में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये 9/4 मिली मोल्स हैं। अगर आप ऑक्सीलेट आयन का मोलर मास फाइंड करने जाएँ तो वो 88 ग्राम्स पर मोल है, या 88 मिलीग्राम्स पर मिली मोल। मिली मोल से मिली मोल कैंसिल। आप देखेंगे ये वैल्यू 198 मिलीग्राम्स आएगी, और सैंपल जो है जिसमें ऑक्सीलेट आयंस प्रेजेंट है उसका मास 300 मिलीग्राम्स है, 0.3 ग्राम से आप देख सकते हैं, इसका मतलब 300 मिलीग्राम्स। तो यहाँ से अपन मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीलेट फाइंड कर सकते हैं। 196 मिलीग्राम्स आउट ऑफ 300 मिलीग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। नहीं 196 नहीं 198 होगा। अगर आप केयरफुली कैलकुलेट करेंगे तो ये 198 होगा, 198। तो डिवीजन करने पर ये वैल्यू 66% आएगी। अगेन आंसर अपन को होल नंबर में रिपोर्ट करना है। यहाँ पर भी वैसा क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है, बट आंसर होल नंबर में एक्चुअली आ रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 66। ओवरऑल ये टेस्ट पेपर स्लाइटली डिफ़िकल्ट साइड पर है, इतना आसान नहीं है। 2-3 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी है, जैसे ये 25th क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। 21st क्वेश्चन जिसमें अपन को हाफ लाइफ फाइंड करनी थी, K1 K2 रिलेट करने थे, उसमें भी कैलकुलेशन है, तो उसमें स्लाइट कैलकुलेशंस इन्वॉल्व ज़रूर हैं। आई विल से दैट दिस इज़ एन अबव एवरेज लेवल ऑफ पेपर। एक्चुअल एग्ज़ाम में आप इससे स्लाइटली ईजियर पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। I will say that if you are scoring in excess of 75 plus, then you are scoring pretty well, pretty good. And if you consider that you have prepared well and still are scoring less than 60, I will say that it is less than satisfactory. You should be able to score in excess of 60. There are enough questions to do that. Okay? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी टेस्ट पेपर के डिस्कशन में मिलेंगे। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।